नमस्ते, मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक खबर जिसने गोल्ड सिल्वर शेयर बाजार हर जगह जो है उसने एक खतरे की घंटी बचाई है इस समय। अब वो खतरे की घंटी कितना बड़ा होगा ये उसी व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या किस तरीके के पॉलिसी में चेंज करता है। वो है फेड चीफ। कल फेड की जो बैठक जो 2 दिनों से जो चल रही थी उसके बाद से जो उन लोगों की जो बातचीत सामने आई उसमें पहली बात कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ब्याज दर में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा इस वक्त, क्योंकि बढ़ाने की बात जो हम लोगों का एक था आकलन कि इस समय इसलिए भी नहीं बढ़ाने का करेगा कि तेल का संकट और तमाम चीज़ जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो इस समय शायद ना बढ़ाए। लेकिन जो बढ़ाने का जो आंकड़ा आ रहा था वो एक बड़ा आ रहा था, 96% के आसपास वो उभर कर सामने आ रहा था। और साथ में जो घटाने की बात है कि उससे जो है इन्फ्लेशन जो बढ़ गया है इसका 4% के आसपास का है, तो वो और बढ़ जाएगा, तो उसके कारण वो घटाएगा भी नहीं। और फेड ने जो है ऐसा ही किया कि जो उसने कुछ भी नहीं किया, उस रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। मार्केट को उम्मीद थी कि ईरान अमेरिका डील जो होने जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेट कट कर देगा। जो नहीं हो पाया तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। शेयर बाजार में भी बिकवाली देखी गई और गोल्ड सिल्वर में भी बिकवाली देखा गया। लेकिन गोल्ड सिल्वर के लिए कहानी दूसरी हो जाएगी, क्योंकि उसका बॉन्ड का बाजार जो है वो उछल गया। और बॉन्ड का मार्केट जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए नुकसानदायक होता है। अगर उसमें महंगा इंटरेस्ट मिलता है तो लोग यहाँ से वहाँ पैसा डाल देते हैं, चूँकि यहाँ इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो ऐसे में वो नुकसान करता है। तो उसका 2 साल का जो बॉन्ड का मार्केट था वो 4.21 पे चला गया, जो है 14। देखिए, अमेरिका का जो 2 साल का जो बॉन्ड का बाजार था वो 14.4 बीपीएस उसमें बढ़ोतरी देखी गई, वो 4.21 पे चला गया। और 10 साल का जो है 4.48 पे चला गया। अब ये 10 साल और 2 साल दोनों अगर भाग जाता है तो इसमें जो है गोल्ड और सिल्वर पे प्रेशर दिखा जाता है ये बॉन्ड केस में। और 30 साल में भी हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 5 के ऊपर जो चला गया था वहाँ नहीं पहुँचा, अभी 4.92 पे है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी फेड केस से, भले रेट उसने ना बढ़ाया, एज इट इज रख दिया, लेकिन जो आउटलुक आ रहा है उसका वो काफ़ी खतरनाक आ रहा है। वो आउटलुक जो है रेट बढ़ाने वाला आउटलुक आ रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे पहले होता था। जो डाटा होगा डाटा के आधार पे चीज़ें की जाएगी। और इस समय जो उनका लक्ष्य है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि 2027 तक में जाकर इन्फ्लेशन जो है वो 3.6 के 2.6 से लेकर 3.6 के बीच में रह सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य है 2% पे लाने का, तो जिसके लिए रेट को हाइक करना पड़ेगा। इस समय उन्होंने फिलहाल टाल दिया, लेकिन आगे जो इन फ्यूचर जो उनके तरफ से जो चीज़ें उभर आ रही है उसमें रेट हाइक दिख रहा है। और रेट हाइक होगा तो गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उससे 2-3 बातें हो जाएंगी कि डॉलर मजबूत हो जाएगा और बॉन्ड का बाजार मजबूत हो जाएगा। कल सिर्फ एक बयान से जब कुछ नहीं किया तो डॉलर इंडेक्स भाग गया, 100 के ऊपर चला गया, अच्छी खासी तेजी आ गई, लगभग 0.85% की तेजी है उसमें, जो कि गोल्ड सिल्वर को नुकसान करता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, अमेरिका का जो सबसे बड़ा चैलेंज है अपने बॉन्ड के बाजार को बचाना, अपने डॉलर को बचाना। क्योंकि पहले जो रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर जो रहता था वो ज़्यादा रहता था और गोल्ड कम रहता था। और अभी जो आंकड़ा उभर कर सामने आया था जिसमें 27% गोल्ड चला गया, 22% जो है डॉलर चला गया, तो काफ़ी ह्यूज गैप हो गया। तो इसको जो है अपने डॉलर को मजबूती लाना है, बॉन्ड के लिए पैसा लाना है, ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि फेड की बैठक में जो मेंबर्स थे उसमें डिवीज़न 50-50 का था। 8 ने कहा था कि एज इट इज रखना दिया जाए, 1 ने कहा रेट कट कर दो, 9 ने कहा कि रेट हाइक कर दो। लेकिन डिसीजन फेड के चीफ का हुआ, जो उसने सोचा वो किया। और जो एवरेज जो प्रोजेक्शन उभर कर सामने आ रहा था वो 3.8% का आ रहा था। इस समय ब्याज दर जो है 3.50 से 3.75 के रेंज पे है। तो इस हिसाब से ये दिख रहा है कि अगली बैठक जब भी होगी वहाँ पे 0.25% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि गोल्ड सिल्वर शेयर बाजार सबके लिए नुकसान करते हुए बॉन्ड के मार्केट को मजबूती दे देगा। साथ में फेड चीफ ने कई सारे टास्क फोर्स भी बनाए। उसमें से एक जो सबसे अहम था कि बैलेंस शीट को ठीक करना इनका, जो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। और मनी सप्लाई जो है जो फैला हुआ है पूरी तरीके से उसको खींचना, और उसको खींचेगा तो लिक्विडिटी अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो वो गोल्ड सिल्वर और तमाम जगह पे असर डालता है। तो बैलेंस शीट के लिए उसने एक टास्क फोर्स बना दिया है।
साथ में जो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है उसको 2% कैसे लाया जाए उसके लिए बनाया गया है। देखिए इस पॉइंट के बाद से तो गोल्ड सिल्वर को धड़ाम से गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं गिरा, क्योंकि उसको जो बचा रहा है एक तो जो इन्फ्लेशन इस समय हाई है, जो रियलिटी है कि इन्फ्लेशन हाई है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में तनाव बना ही रहेगा जब तक ट्रंप है, दो बातें हैं। और तीसरी बात की जिस तरीके से अमेरिका का इकॉनमी और तमाम इकॉनमी कमज़ोर है, अभी एक बयान से इकॉनमी तो ठीक नहीं हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है ये इसको थोड़ा सा संभाले हुए है, और जो इनका जो आउटलुक है फेड का वो उसको गिरा रहा है। तो इस समय टसल चल रहा है, लेकिन ओवरऑल इस समय गोल्ड और सिल्वर में तात्कालिक जो है कमजोरी देखी जा रही है। सिल्वर बंद हुआ था 68.88 पे 1.51% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में हो गया 2,41,757 रुपये। और जो डिलीवरी ली गई है, मामूली डिलीवरी जो ट्यूसडे को लिया गया था, जो आज डिलीवरी है 310 kg का 69.89 के रेट पे, और टोटल इस मंथ में डिलीवरी हो गई है 372 मैट्रिक टन। तो काफ़ी कम डिलीवरी ली जा रही है सिल्वर की तरफ से। और कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है सिल्वर वो 2682 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 7301, और टोटल है 9983। 200 डे मूविंग एवरेज जो है इसका 67.71 है, जो अभी ऊपर है फिलहाल। अब इसको बचाता है कि नहीं वो देखना है। सिल्वर के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो रॉक बॉटम जो बना था वो 61 बना था, तो वो उसको काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से प्रोटेक्ट करेगा। और इस समय ऐसा कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई मतलब तूफानी कंडीशन कि ये 61 को तोड़े। तो जो भी रेंज रहेगा इनका, जो अभी जो दिख रहा है सिल्वर में कि वो 61 एक सपोर्ट है, तो आप 61 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 63 से लेकर 68 69 वाला जो रेंज जो है इस समय सिल्वर में दिख रहा है। अब कहाँ पे किस तरीके से मजबूती लेता है वो चीज़ है इसमें। बाकी अगर चाइना के मार्केट को देखें तो वहाँ 77.60 पे बंद हुआ था, और उनके एक्सचेंज में जो है 1822 मैट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है। लेकिन सिल्वर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, लेकिन वो पॉजिटिव खबर में टाइम लगेगा। वो मतलब देखिए सिल्वर गोल्ड सब क्या है, लंबे समय का खेल है, 5 साल 10 साल का खेल है। तो यहाँ पे जो सिल्वर में देखा जा रहा है कि आने वाले अगले 10 साल में देखिए सिल्वर का डिफिसिट तो है ही है, जितना निकल रहा है उतना सप्लाई जो है, सप्लाई डिमांड का गैप बना हुआ है एजिटी, जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि 2000 मैट्रिक टन के आसपास का इस वक्त भी गैप है यहाँ, तमाम चीज़ आने के बावजूद, जंग सिल्वर और तमाम चीज़ आने के बावजूद भी। लेकिन एक चीज़ जो स्पेक्स एक्स से जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि उनको सिल्वर का डिमांड बहुत ज़बरदस्त ढंग से होगा, जो उनका प्रोजेक्शन है, और उस हिसाब से उनको जो है लगभग 6200 मैट्रिक टन सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें वक्त लगेगा और ज़रूरत पड़ेगी। और इतना अगर सिल्वर का ज़रूरत आ गया डिमांड, क्योंकि डिमांड सप्लाई का ऑलरेडी गैप है, तो ये 20 से 25% जितना माइन से निकल रहा है सिल्वर, और वो कोई माइन से जो निकल रहा है वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सिल्वर में 70% जो है वो बाई प्रोडक्ट है, कॉपर और जिंक और तमाम चीज़ों के साथ निकलेगा, लेड के साथ, और जो है बाकी अपने आप में निकलता है। और कोई नया माइन ऐसा है नहीं, और माइन अगर मिल भी जाता है तो उसको 5 से 10 साल लग जाते हैं वहाँ से निकालने में। मतलब ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोसेस करने में उसमें वक्त लगता है। तो डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ा रहेगा। और स्पेस एक्स का जो है 6220 मैट्रिक टन की उसको जो ज़रूरत है वो यहाँ पे डेफिसिट को और बढ़ा देगा, तो ये सिल्वर के रेट को बूम करेगा, नंबर 1। दूसरी बात कि जो ईवी जो बढ़ता हुआ मार्केट है, जो कि अभी 25% ईवी गाड़ियाँ बन रही है, वो बढ़कर चला जाएगा 66% 2030 तक में। तो उसके कारण भी ईवी का डिमांड बना रहेगा, हालांकि उसका बना हुआ है डिमांड, उसी के आसपास थोड़ा बहुत 19-20 100 टन के आसपास जो है और मांग बढ़ जाएगा। साथ में जो सोलर पैनल जो पीछे जा रहा था, अब वहाँ पे फिर उसी तरीके से डिमांड बढ़ गया, क्योंकि ऑयल का जो संकट देखा गया, तो सोलर पैनल पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से काम होने लगा है। अमेरिका भी काम करने लगा है, चाइना भी काम कर रहा है, पूरी दुनिया भी काम कर रहा है। तो उसमें जो है उसमें कोई जो शॉर्टेज वाली जो बात थी कि मतलब उसमें कि डिमांड कम हो जाएगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, एज इट इज है। और ये एक बड़ा फैक्टर है एआई का डाटा सेंटर, जिस तरीके से बन रहा है, जिस बड़े पैमाने पे एआई फैल रहा है कि 2030 तक में एआई के लिए सिल्वर का बहुत हेवी डिमांड हो जाएगा। जो उसका डाटा सेंटर, उसमें कई 100 टन जो है सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक नया डिमांड आएगा। तो ये सब तमाम चीज़ मिलाकर जो है सिल्वर के लिए कहानी अलग कर देगा, और इसका रंग जो है आने वाले अगले 5 साल के बाद देखने को मिलेगा। इस समय जो भी चीज़ें हैं, इस साल तो फ्लक्चुएशन और ये तमाम चीज़ रहता है। अब इस साल 100 को क्रॉस कर पाता है कि नहीं क्रॉस कर पाता है, उसमें भी एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। बाकी गोल्ड को लेकर बात करते हैं। फेड का जो सबसे बड़ा जो हमला होता है वो गोल्ड पे है,
और वो हो रहा है। और गोल्ड इस समय कमज़ोर भी दिख रहा है। गोल्ड जो है वो बंद हुआ है 4298 पे 0.83% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में हो गया 1,50,849 और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 4368 पे है, यानी वहाँ से वो ठीक ठाक नीचे है। और अगर इसका देखें हम, जो डिलीवरी है वो सिर्फ 290 केजी का डिलीवरी लिया गया है, जो ट्यूसडे को खरीदा गया था 4330 पे, और टोटल इस मंथ में 110 टन की डिलीवरी है, यानी गोल्ड का डिमांड इस मंथ में कम देखा जा रहा है। बाकी जो कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है वो 473 फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 395, टोटल है 868। अब जो गोल्ड जो है, जो एक इधर जो रॉक बॉटम बनाया था 4030, वो एक बड़ा मजबूत बॉटम है। अब इस समय गोल्ड जो है उसको तोड़ पाता है कि नहीं। सिल्वर का 61 काफ़ी रॉक है, लेकिन इस केस में ये तमाम चीज़ जो फेड और तमाम चीज़ जो इकोनॉमिक कंडीशन इस पर डिपेंड करता है। तो वो देखना है कि क्या इस बार अगर मार्केट नीचे जाता है गोल्ड का, तो अगर मान लीजिए कि ये वाली सिचुएशन में तो जो है 4150 एक बड़ा मजबूत वहाँ पे दिखेगा। इसका जो है वहाँ जो सपोर्ट जो है वो बहुत मेजर सपोर्ट है। मान लीजिए ऐसा कंडीशन उभर गया और तमाम चीज़ हो गया और 4150 को भी तोड़ कर नीचे चला गया, तो 4030 उसको तोड़ने के लिए फिर बहुत ज़बरदस्त कारक एक्टिव होना होगा, तब वो 3900 के इसमें जा रहे हैं। लेकिन वो कारक इस समय दिख नहीं रहा है। जब दिखेगा, अगर दिख भी जाएगा 5-6 दिन 7 दिन पहले दिख जाता है, तो वो आपको अलर्ट जरूर कर देंगे। बाकी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ये अभी 1:62.3984 पे है, यानी गोल्ड की तुलना में सिल्वर अभी भी सस्ता है। अब बात करते हैं हम लोग तेल को लेकर कि तेल की कीमत में 1% का इजाफा हुआ, चूँकि ट्रंप का ये बयान आया था कि अगर ईरान कुछ गड़बड़ किया तो हम उस पर बमबार्डिंग कर देंगे, तो इसके कारण 1% उछला। हालांकि WTI अभी भी जो है 76.79 पे है और ब्रेंट जो है 79.55 पे है। दूसरा, तेल संकट को लेकर जो बात कही जा रही थी कि अगले 6 महीने तक जो है इसके रेट में कोई बहुत ज़बरदस्त गिरावट होगी नहीं, जो 75, 74 से लेकर 80 वाले रिजिम पे जो है हिचकोले खाता रहेगा, और जो RSI भी सपोर्ट कर रहा है कि एक बाउंस बैक देखा जा सकता है तेल के प्राइस में। तो IEA का कहना है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई ये सब कुछ सुचारू हो जाने के बाद जो है 80 लाख बैरल में वृद्धि हो जाएगी और डिमांड में 20 लाख बैरल की वृद्धि होगी। लेकिन जो इन्वेंट्री घट गया था पूरी तरीके से पूरी दुनिया का, क्योंकि इन्वेंट्री जो रिजर्व पड़े हुए थे तेल उससे खर्च हो रहा था, तो उसके कारण जो है ये बना रहेगा। लेकिन 2027 के बाद से उनका ये कहना है कि तेल का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो यानी 2027 तक में जाकर जो तेल जिस रेट से भागा था 56-60 के आसपास से, वो रेट क्या आ पाएगा, ये एक चीज़ जो है इसके बयान के बाद से ये उभरने लगा है। तो अब शेयर बाजार के बारे में बात करते हैं। निफ्टी बंद हुआ था 96 पॉइंट्स की तेजी के साथ 24,085 पे 0.40% की तेजी रही, और सेंसेक्स बंद हुआ 77,155 पे 347 पॉइंट की तेजी के साथ 0.45% की तेजी रही। मिड कैप में 0.51% की तेजी, स्मॉल कैप में 0.73% की तेजी और PSU में 1.17% की तेजी रही। और ये बाजार जो है लगातार चौथे दिन तक जो पॉजिटिव में बंद हुआ है। अब फेड का जो बयान आया है और अमेरिका के मार्केट में जो हेवी बिकवाली देखी गई है उसका क्या असर पड़ता है वो देखना होगा। और चूंकि 4 दिन से मार्केट भागा हुआ है, तो ऐसे में भाई लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या नहीं करते हैं उस चीज़ पे है। तो आज देखिए मार्केट ओवरऑल आने वाले समय में बढ़ता हुआ ही बाजार है, लेकिन ये सब हिचकोले होते रहेंगे। तो आज देखना होगा कि मार्केट में किस तरह का प्रॉफिट बुकिंग करता है। हालांकि कायदे से कल भी करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। कल जो है बढ़ोतरी हो गई हल्की सी, तो वो फैक्टर है। तो आज देखते हैं अमेरिका के मार्केट में जो गिरावट हुई है उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। बाकी एक और पॉजिटिव खबर आया है कि FIs जो है वो 101 करोड़ का शेयर खरीदा है। अभी उसने 2 दिन पहले 200 करोड़ का शेयर खरीदा था, अब 101 करोड़ का शेयर खरीदा है, जो कि हल्का सा पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है। बाकी DI की खरीदारी जो है 1561 करोड़ की रही है। निफ्टी में जो है ये अमेरिका का जो बॉन्ड का मार्केट ऊपर बढ़ा है, तो इसमें से इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलकर बॉन्ड के बाजार में जा सकता है। तो अब ये देखना है कि हमारे यहाँ जो FIs बहुत जमकर बेच चुके हैं, 7-8 लाख करोड़ का बेच चुके हैं पिछले 20 महीने में, क्या वो आगे भी बिकवाली जारी रखते हैं या फिर यहाँ के बाज़ार में लगाते हैं, चूँकि वैल्यूएशन अब सस्ता होने लगा है। लेकिन बाकी जो इमर्जिंग मार्केट है, जैसे ताइवान का हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वहाँ से पैसा निकल सकता है, ये चीज़ तो दिख रहा है।
क्योंकि एफआई जो है फिर बॉन्ड के मार्केट में पैसा लगाएगा, और जिस तरीके से जो है फेड का जो रवैया है उसके हिसाब से वो डॉलर को काफ़ी मजबूत कर देगा। और डॉलर का ज़्यादा मजबूत होना भी बड़ा खतरनाक होता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर मजबूत हो जाए तो वो पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पर प्रभाव डालने लगता है। देखिए निफ्टी में जो है 24,100 पहला हर्डल है, और अगर उसको क्रॉस कर लेता है वो, तो एक बड़ा हर्डल जो है ऊपर दिखेगा 24,465 पे, जो 200 डे EMA है। अब उसको क्रॉस करने के बाद फिर जो है निफ्टी में एक बड़ा पॉजिटिव जो है वाइब्स आ जाएगा, बड़ा पॉजिटिव जो है रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। मतलब उसके ऊपर अगर 3-4 दिन तक बंद हो जाए तो फिलहाल रेजिस्टेंस है 24,107 पे, दूसरा 24,140 पे, तीसरा 24,193 पे, सपोर्ट है 24,002 पे, दूसरा 23,969 पे, तीसरा है 23,916 पे। तो ये कुल मिलाकर खबर। अब NSE का जो IPO कई सालों से जो लोग इंतजार कर रहे थे, अब उसका रास्ता खुल गया है। अब वो जल्द उसका डेट वगैरह ऐलान हो जाएगा। 30,000 करोड़ का ये IPO होगा, और सबसे बड़ा IPO होगा, क्योंकि इसके पहले हुंडई ने 27,000 करोड़ का IPO लाया था 2024 में, तो उससे बढ़कर है। अब कितना रेट रखता है, क्या रखता है, उस पर देखना है। फिलहाल अगर हम 1 साल का देखें, पिछले 1 साल में, तो NSE का जो प्रॉफिट जो है वो 15% डाउन हो गया है। लेकिन अगर हम 2024 से देखें तो 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये अब बहुत ही दिनों से इंतजार हो रहा था लोगों को NSE का IPO का। उसके रेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फिर रहेगा, किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात कि टाटा मोटर्स के शेयर्स में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई पैसेंजर वाले में 8.10। देखिए टाटा मोटर्स तो अपने देश में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो बन गया है, नासूर जो बन गया है, वो जगुआर बन गया है। और जगुआर जो है वो इतना ज़बरदस्त नुकसान देता है कि वो इसको नुकसान में लेकर चला जाता है। तो उसके कारण जो है 8.10% की नरमी हो गई इसमें, मतलब गिरावट हो गई, नरमी क्या कहेंगे, गिरावट हो गई, और ये भाग नहीं पा रहा है। हालांकि उसका ये आउटलुक दिया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, जगुआर का मांग भी जो अमेरिका में काफ़ी ज़बरदस्त है, और तमाम बातें हैं उस चीज़ का, और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर दूसरा देखें हम, कमर्शियल मोटर, वो ठीक ठाक कर रहा है, वो कोई बहुत मतलब हालांकि उसमें भी गिरावट आई है, लेकिन वो फिर भी ठीक है। अब पैसेंजर मोटर्स का देखें तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 290 का है, और उसका जो रेट चल रहा है 401 पे, तो वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है। लेकिन अगर आप टाटा इसका देखें पैसेंजर व्हीकल का, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 1204 है, और रेट कितना चल रहा है इसका 361 पे। तो ये लगभग जो है 1/4 है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता है, लेकिन ये अभी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए झुनझुनवाला साहब जो खरीदे थे इसको, वो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही देख के खरीदे थे कि बहुत सस्ता था। अभी 5 गुना या अभी तो 4 गुना जो है वो ज़्यादा है, कम है मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से। पहले तो उसमें 5 या 6 गुना ऐसा कम था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब लंबे समय के लिए ये सब चीज़ें बढ़िया होता है, बशर्ते कि आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही कीजिएगा। क्योंकि इस शेयर्स के साथ मेरा एक और जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर दूं कि 1998-99 में मेरा 100 शेयर मैंने जो है ट्रांसफ़र के लिए भेजा था, 200 शेयर ट्रांसफ़र के लिए भेजा था। 100 शेयर आ गया टाटा मोटर्स का, और 100 शेयर जो है वो मिसिंग हो गया, जो मिला नहीं, गड़बड़ हो गया, ये हो गया। तो अब उस शेयर्स को हम जब जोड़ रहे थे कि उसका भाव क्या होगा, तो 16,000 या 17,000 का था, तो उस हिसाब से वो जो है 4 लाख के आसपास का है। तो बहुत तेज़ बढ़ोतरी नहीं हुई उसमें। अब जो है उसको अब देखें तो 25 गुना भागा। जबकि मेरे साथ जिंदल विजयनगर वाले पे जो गड़बड़ी हो गया था, और वो जो अब मेरे को मिल रहा है, तो उसमें 111 टाइम्स की बढ़ोतरी हो गई, और इसमें 16 टाइम्स का। तो ये मतलब उस परफॉर्मेंस में अगर हम पिछले 25 साल पीछे जाते हैं और देखते हैं, तो उस हिसाब से टाटा मोटर्स का कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं रहा। रिलायंस का भी बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि रिलायंस जो है मेरे पास शायद जो है 80 या 84 रुपये का था उस वक्त, जो है वो 10 रुपये वाला फेस वैल्यू वाला, तो उसने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। जो इन्फोसिस जो था वो जो है शायद 1700 रुपये का था उस समय जो है, और उस पर उसके बाद से उसमें जो डिविडेंड बोनस और तमाम चीज़ जो मिला, राइट इशू मिला, वो ज़बरदस्त। तो वो उसमें तो काफ़ी ज़बरदस्त, वो तो मतलब कितना 4,000 टाइम्स टाइप का जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई।
तो ये सब चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से टाटा मोटर्स ने पिछले 25 साल में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया। ये जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ साझा किया। जो भी करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद कीजिएगा। बाकी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।